अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो सेल बायोलॉजी के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ तैयार हो गए हैं। इसके अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चंस ऐड हैं और इसी फाइल में 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये वो एमसीक्यूज हैं जो पहले आ चुके हैं, ये वो एमसीक्यूज हैं जो क्विजेस में आते हैं और ये वो एमसीक्यूज हैं जो टॉपिक्स और चैप्टर से रिलेटेड हैं जो आपके पास पीपीटी फाइल्स में मौजूद होंगे। अच्छा, पेपर पैटर्न इसका भी मैं बताती चलूँ। 60 मार्क्स का होगा, ये 90 मिनट्स का टाइम होगा, 33 एमसीक्यूज होंगे, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग होंगे। अच्छा, नो चॉइस है तो आपने सारे ही करना होगा। अच्छा, सॉल्व क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे रिपीटेड सवाल जो हैं वो एक ये रहा, डिफाइन स्टेम सेल्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सेल्स। अच्छा, स्टेम सेल की डेफिनेशन लिखनी है और स्पेशलाइज सेल और स्टेम सेल्स के दरमियान का डिफरेंस लिखना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, अगर सवाल में नहीं मेंशन तो कम से कम दो दो डिफरेंस आपने लिखने हैं, वरना तीन तीन लिखने हैं तब भी इट्स ओके। अच्छा, स्टेम सेल होते क्या है? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, खुद हील कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं खुद। ये डिफरेंशिएट करे जाते हैं स्पेशलाइज सेल टाइप्स में। स्टेम सेल जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड हैं, स्पेशलाइज जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ये अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते, यूजुअली ऐसे होते हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं मैनी सेल टाइप्स में, और स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस ओनली, उनको स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए ही होते हैं वो मौजूद, और सिर्फ वही कर सकते हैं, मल्टीटास्क नहीं होता उनका। अच्छा, सवाल है कि लिस्ट 5 थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के 5 थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है? पहले तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया में होता है, स्किन रीजनरेशन जैसे बर्न पेशेंट्स वगैरह होता है, इनकी पूरी खाल जैसे जल जाती है उनके लिए यूज होता है, टिश्यू और ऑर्गन रिपेयर के लिए यूज होता है, और ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज में भी यूज होता है। अच्छा, ऑब्वियसली स्टेम सेल थेरेपी ज्यादा वाइडली नहीं एप्लीकेबल हो रही, बहुत सारी कंट्रीज में मना होती है, बहुत सारी जगह भी रिसर्च चल रही है, लेकिन हाँ ये इन सब चीजों में अवेलेबल है और होती है। अच्छा, हाउ डज यूवी लाइट स्टरलाइज लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स? यूवी लाइट जो है वो बेसिकली डैमेज कर सकती है माइक्रोबियल डीएनए। किस तरह? बाय फॉर्मिंग थाइमाइड डाइमर्स, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर देती है, और उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जरासीम जो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और फिर वो मर जाते हैं। इसमें रिजल्ट होता है स्टरलाइजेशन का, यानी लेबोरेटरी इक्विपमेंट से साफ हो जाते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो माइक्रो बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यूज कर रहे हो तो, और आपकी लैब इक्विपमेंट बहुत क्लीन होने की जरूरत है ताकि आपका एक्सपेरिमेंट खराब ना हो, केमिकल्स डैमेज ना हो, कोई भी चीज। तो उसको स्टरलाइज करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ वो धोने से, साबुन से या किसी लिक्विड से साफ नहीं होता, बहुत जरासीम फिर भी छोटे छोटे मौजूद होते हैं, तो उसको प्रॉपरली स्टरलाइज करना चाहिए। जैसे बच्चों की फीडर की बोतल को बॉईल किया जाता है, वैसे और बहुत सारी चीजों को बॉईल करके फुल स्टरलाइज किया जाता है कि जरा सा भी जरासीम उस पर मौजूद ना हो। अच्छा, फंक्शन क्या है रॉड सेल? रॉड सेल का फंक्शन होता है प्रोवाइड करना विजन डिम लाइट में, डिटेक्ट करना ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, और हेल्प करना पेरिफेरल, यानी ये जो साइड विजन्स होते हैं ना, आंखों से आप देखो, आंखों से आपको साइड में भी दिखता है, आप सीधा देख रहे हो लेकिन आपको साइड व्यू भी दिख रहा है कि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे क्या है, कोई गुजरता है कुछ होता है तो आप कौन देखते हो, तो उसको पेरिफेरल व्यूज कहते हैं। तो ये उसमें हेल्प करते हैं कि वो विजन बिल्डअप हो। अच्छा, डिफरेंशिएट करना है MHC1 में और MHC2 में। MHC1 जो है प्रेजेंट होता है सारे न्यूक्लियर सेल्स पे, प्रेजेंट होता है ये एंडोजेनियस एंटीजेंस पे, और एक्टिव करता है CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। जबकि जो 2 होता है MHC2 वो प्रेजेंट सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में होता है। ये एक्सोजेनस एंटीजेंस पे प्रेजेंट होता है, वो एंडो पे होता है या एक्सो पे होता है। ये एक्टिवेट करता है CD4 हेल्पर टी सेल्स। अच्छा, डिफरेंशिएट वाले सवाल जो होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो आप लाजमी लाजमी ये याद किया करो, आपका आराम से पेपर निकल जाता है। ये 3 मार्क्स के लिए भी आता है, ये 5 मार्क्स के लिए भी आता है, तो आप कम से कम 6 to 5 पॉइंट्स इसके याद किया करो। 3 मार्क्स में आए तो 3 लिखने होंगे और 5 में आए तो 5 लिखने होंगे, वरना उसमें भी 3 आ जाते हैं तो एक डेफिनेशन या कुछ उसके साथ आ जाती है। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है कि बी और टी सेल्स के बीच में डिफरेंस करो कि क्या फर्क होता है। बी सेल्स जो होते हैं मेच्योर होते हैं वो बोन मैरो में, टी सेल्स जो होते हैं मेच्योर होता है थाइमस में। बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और प्रोवाइड करते हैं हार्मोनल इम्यूनिटी। टी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करते, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट करो होमोटाइपिक और हेट्रोटॉपिक फ्यूजन में। होमोटाइपिक फ्यूजन जो होती है वो फ्यूजन होती है सेम टाइप ऑफ सेल्स के दरमियान, ये प्रोड्यूस करती है सिमिलर सेल्स और ये नेचुरली अकर होती है, इसको एक्टिव नहीं करना पड़ता, खुद अकर होती है। हेट्रो टॉपिक जो फ्यूजन है वो फ्यूजन होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के दरमियान।
ये प्रोड्यूस करती है हाइब्रिड सेल्स और ये यूज किया जाता है हाइब्रिडोमिया टेक्नोलॉजी में। अच्छा, डिफरेंशिएट करना है कॉन्फ्लुरेंट मोनोलेयर और पोस्ट कॉन्फ्लुरेंट स्टेज। कॉन्फ्लुरेंट लेयर में है कि सेल्स कंप्लीटली कवर कर देते हैं कल्चर सरफेस को, सेल्स एक्टिवली डिवाइड होता है, इसके अंदर हेल्दी स्टेज होता है, ये एक्सपेरिमेंटली है। जबकि दूसरे का है कि सेल्स कंटिन्यूअली ग्रो करते हैं कंफ्यूजन के बाद भी, और सेल डिवीजन स्लो हो जाता है या तो स्टॉप ही हो जाता है कम्प्लीटली। सेल्स जो हैं ओवर क्राउडेड हो जाते हैं और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। अच्छा, क्लाइफेलर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बीच में क्या फर्क है? अच्छा, ये सवाल भी बहुत ज्यादा आता है। एक तो बीटी सेल वाला और ये सिंड्रोम वाला भी बार बार आ जाता है। ये घुमा के भी आ सकता है, पैराग्राफ फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करो या बताओ ये क्या होता है। तो यहाँ जो डिफरेंस में आपने पॉइंट्स लिखे ना, ये आप पैराग्राफ में बना के लिख दो तब भी सही है। अच्छा, जो क्लाइफेलर सिंड्रोम है वो किस में होती है? वो आदमियों में होती है, ठीक है, वो आदमियों में कॉज होती है। और जो टर्नर सिंड्रोम है वो औरतों में होती है। ये तो उनके दो के मेन पॉइंट है। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर एक ज्यादा होता है, 46 की बजाय 47 होता है और एक्सेस वाई क्रोमोसोम्स हो जाता है। ये आदमी में होती है और ये कॉज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। टर्नर सिंड्रोम औरतों में होती है, इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक्स 0 हो जाता है। ये औरतों में होती है और मिसिंग होता है एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से ये कॉज हो जाता है। अच्छा, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो है टेक्स इन करता है क्या, एक सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से सब्सटेंस लेता है और फॉर्म कर देता है एक मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसल्स अपने अराउंड। टाइप्स इसमें दो किस्म के होते हैं, एक फेगोसाइटिस जो अपटेक होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, एक पिनोसाइटिस जो अपटेक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स का। अच्छा, डिफरेंस करो फेगोसाइटिस और पिनोसाइटिस में। फेगोसाइटिस में वो एंगल्फ होता है सॉलिड पार्टिकल्स में और फॉर्म करता है थाइगोसम्स। ये फॉर्म होता है मेनली बाय इम्यून सेल्स। लेकिन पिनोसाइटिस जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स लेता है और फॉर्म करता है पाइनोसाइट्स, और ये मोस्टली किस में अकर होता है? सेल्स में। अच्छा, डिस्क्राइब करना है कि 3 टाइप्स बताएं आप आरएनए के और उनके फंक्शन। आरएनए के 3 टाइप्स, आपको नाम भी याद होने चाहिए, उनके फंक्शंस भी याद होने चाहिए। दोनों तरीके से इसके सवाल आ जाते हैं। बात आता है कि आरएनए क्या होता है, उसके 3 टाइप्स बताओ, तो आरएनए की डेफिनेशन लिखनी है और उसके 3 टाइप्स के नाम। अगर बोला है सिर्फ नेम या बोला है लिस्ट, सिर्फ नेम लिखने। अगर डिस्क्राइब या फंक्शन या एक्सप्लेन कुछ ऐसा वर्ड बोला है तो थोड़ी सी आप उसमें 1-2 लाइन्स भी लिख दोगे, डिपेंडिंग ऑन के 3 मार्क्स का सवाल है या 5 मार्क्स का। अच्छा, एमआरएनए होता है एक जो मैसेंजर आरएनए कहलाता है। ये बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए टू राइबोसोम्स फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ये बेसिकली क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को लेके जाता है रिबोसोम्स में और मैच करता है किससे? एंटीकोडॉन से। एंटीकोडॉन विद एमआरएनए का जो कोडॉन होता है उनको आपस में मैच करता है, कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। आरआरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है वो बेसिकली फॉर्म करता है राइबोसोम्स और कैटालाइज करता है पेप्टिड बॉन्ड फॉर्मेशन को, ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा होता है। अच्छा, रेगुलेटरी रीजन्स क्या होते हैं? इनके 2 एलिमेंट्स नेम करने हैं। रेगुलेटरी रीजन्स जो होते हैं वो रीजन्स जो डीएनए सीक्वेंस है ऐसे जो कंट्रोल करते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या होंगे, उनको रेगुलेटरी रीजन कहते हैं, ठीक है। डीएनए के सीक्वेंस होते हैं वैसे। 2 एलिमेंट होते हैं इसके, प्रमोटर जो कि बाइंडिंग साइट होती है आरएनए पॉलीमर्स के, और एनहांसर जो कि इंक्रीज कर देता है कि रेट ऑफ ट्रांजिशन कैसे होना है। रेट ऑफ ट्रांजिशन जो प्रोसेस है ना उसका रेट इंक्रीज कर देता है, यानी स्पीड अप कर देता है उसको कि जल्दी हो जाए। अच्छा, कोडोन क्या होता है? कोडोन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है, उसको कोडोन कहा जाता है। वो सीक्वेंस बेसिकली स्पेसिफाई करता है एक अमाइनो एसिड के लिए और स्टॉप कर देता है सिग्नल को प्रोटॉन सिंथेसिस के दौरान। अच्छा, 5 क्लासेस इनलिस्ट करनी है एंटीबायोटिक्स की। उसके अंदर देखो आईजी लगता है, इसके अंदर कैपिटल लेटर्स के डिफरेंस आ जाते हैं, कैपिटल जी, कैपिटल ए, एम, ई, डी। ये तो 5 नाम है, आप बैठे बैठे अभी याद कर लोगे। विच एंटीबॉडी फर्स्ट अपीयर्स ऑन डेवलपिंग बी सेल्स? कौन सी एंटीबॉडी है सबसे पहले जो अपीयर होती है जब बी सेल्स डेवलप हो होते हैं? तो आईजीएम होती है, वो वाली बॉडी पहले अपीयर होती है जब बी सेल्स डेवलप हुए होते हैं। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कब होती है? ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, स्टार्टिंग का जैसा होता है कि आपको कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो बॉडी जो उसके ऊपर इम्यून रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो पहला एंटीबॉडी जो डेवलप करेंगी बी सेल्स वो ये वाली होती है। अच्छा, 2 कंपोनेंट जो गाइड करते हैं प्रोटीन्स को ईआर स्टेज तक, तो सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल्स होते हैं जिसको एसआरपी भी कहा जाता है। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों याद करा करो क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म बताओ। अच्छा, एसआरपी रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी होते हैं।
ये दो एलिमेंट्स होगा। रोल क्या है CAMP का, ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है। ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेसिस AKPK और रेगुलेट करता है ग्लाइसोलिन ब्रेकडाउन और लिपोसिस और जीन एक्सप्रेशन को। अच्छा, जी प्रोटीन कैसे इन्वॉल्व होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में? लिगेंड बाइंड करता है बेसिकली GPCR को और GPD जो है प्लेस करता है GTP को और एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को। जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन होता है फिर वो स्टिमुलस देता है एंजाइम्स को, जैसे कि एंडाइल प्लसाइलेस, ये सारे एंजाइम्स को स्टिमुलस देता है। फिर वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग सेकंड मैसेंजर्स, वो सेकंड मैसेंजर को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बेसिकली जनरेट कर होते हैं एक सेलुलर रिस्पॉन्स को। अच्छा, कैसे GPCR मदद करता है विजन में? लाइट एक्टिवेट करता है रेडोसोम में जो कि रॉड सेल्स में होती है। रेडोस्पेन जो है वो एक्टिवेट करता है ट्रांसडक्शन जो कि जी प्रोटीन है। ट्रांसडक्शन जो है वो एक्टिवेट करता है फास्फोराइडाइस्टर जो कि PDE है। वो फिर रिड्यूस करता है CMP और फिर जनरेट करता है एक नर्व इन्वॉल्व इम्पल्स जो कि डायरेक्ट जाती है ब्रेन पे, एक्टिव करती है, उसको बताती है क्या करना। हाउ इज सिग्नलिंग इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्ट्रेशन? ऑल्फैक्ट्रेशन में सिग्नलिंग कैसे इन्वॉल्व होती है? ओडर मॉलिक्यूल जो बाइंड होते हैं ऑल्फैक्टरी GPCPR पे वो करते हैं और जी प्रोटीन जो एक्टिवेट करता है एंडाइन साइक्लिस पे जो कि इंक्रीज करता है CAMP को। CAMP जो है ऑपरेट करता है, ओपन करता है आयन चैनल्स को और जनरेट करता है एक नर्व इम्पल्स जो कि डायरेक्ट इंटरसेप्ट करती है स्मेल। इम्पल्स जनरेट होती है फिर आपको एक स्मेल आती है उस चीज से कि क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे स्मेल्स आती है ना कुछ चीजों की, तब इसकी वजह से आती है। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ CAMP काइनेस 2 इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका क्या रोल है? ये एक्टिवेट कर देते हैं कैल्शियम को और कैल्मोडोनियम को। फॉस्फोरेट टारगेट करता है प्रोटीन को जो कि इन्वॉल्व होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। रेगुलेट करता है कैल्शियम सिग्नलिंग को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को और फिर इमेच्योर रिलैक्सेशन को। डिस्क्राइब करना है कि लार्ज रेबोसोमल सब यूनिट क्या है। तो इसको देखो, डिस्क्राइब वाले सवाल हैं, कभी आपको 3 पॉइंट्स में छोटे छोटे लाइन में भी लिख सकते हो या पैराग्राफ में भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। अगर जैसे स्टूडेंट्स को नहीं याद आ रहा होता और लेकिन उन्होंने पॉइंट्स याद किए होते तो वो पॉइंट्स भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे काफी चीजों को पॉइंट्स में लिखा है जो पैराग्राफ में भी हो सकती थी, वो आपकी आसानी के लिए लिखा है ताकि आप याद कर सको उसको। अच्छा, बेसिकली करती क्या है, ये ज्वाइन करती है स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट्स को ट्रांसलेशन के दरमियान, ट्रांसलेशन हो रही होती है। ये कंटेन करता है RNA और प्रोटीन को। ये फॉर्म करता है पेप्टिड बॉन्ड्स जिसके अंदर A, P और E साइट्स होती हैं tRNA के बाइंडिंग के लिए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स डिफाइन करो और उनकी क्लासेस बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं जो कि सर्व करते हैं एज बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लासेस आपके पास 3 किस्म की होती है, मोनोस्टार्चेस, डाइस्टार्चेस और पॉलीस्टार्चेस। इनके एग्जांपल भी दिए, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोन, सेल्यूलोज, ये सारे आ गए। अब 5 एप्लीकेशन आपने बतानी है PCR। एक है डिजीज डायग्नोसिस, DNA फिंगरप्रिंटिंग, फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, पैटर्निटी टेस्टिंग, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इन सब चीजों की ये सब एप्लीकेशन है PCR टेस्ट की। अच्छा, 5 एप्लीकेशन बताओ DNA की। DNA की एप्लीकेशन बता किस तरह उसको यूज कर सकते हो। DNA फिंगरप्रिंटिंग, पैटर्निटी टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, देखो मैच कर रही है दोनों की। जीन थेरेपी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, एक्वाफोरेंस और उसके फंक्शन बताओ। एक्वाफोरेंस जो कि क्या है, आर मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन जो अलाउ करते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। फंक्शंस इसके होते हैं कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, मेंटेन करता है वाटर बैलेंस और कॉन्सेंट्रेट करता है यूरिन किडनीज के अंदर। रेगुलेट करता है ये सेल वॉल्यूम को। डिस्क्राइब ई कोलाई कैमोसर्ट ब्रीफली। रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं और अटैच करते हैं और ये रिपेल कर देते हैं, रिपेलेंट की तरह अटैक करते हैं इसको। जो जी प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल किसको, फ्लैगुलर मोटर को। द फ्लैजिला चेंज करता है अपने मूवमेंट को अलाउ करने के लिए कि ई कोलाई मूव करे फॉरवर्ड फेवरेबल कंडीशंस में। 5, अच्छा ये बता रहा है डिस्क्राइब करो, तो आप उसको थोड़ा सा कोई भी इसके पॉइंट्स लिख सकते हो डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, लिस्ट करनी है 5 एंटीबायोटिक्स। अच्छा, वो क्या थी कि उसकी क्लास वगैरह आप बतानी है। एंटीबायोटिक्स का ऊपर वाला सवाल था ना, ये डिफरेंस जरा दिखा दो इन सवालों में। लिस्ट क्लासेस, ठीक है, ये क्लासेस बोल रहा तो इस तरीके से बताओगे, लेकिन इसमें यहाँ पे दूसरा सवाल है कि एंटीबायोटिक्स बताओ 5। वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पे ऑगमेंटन नहीं लिख के आना है, आपने उसकी केमिकल नेम लिख के आना है। पेनिसिलिन, स्टेप्रिसिलिन, टेट्रासाइलिन, एंड्रोट्रोमसाइलिन, क्लोरोरम फेरेसोकोल, ये सारे आपने नाम में दिखते हैं। एंटीबायोटिक्स के नाम अलग हैं और क्लासेस अलग हैं। सवाल रीड करना, पहले आपका काम है कि आप सवाल रीड करो कि पूछ क्या रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली जवाब देना है। क्लासेस हो तो उसे वो ऊपर नाम दे देना है। अगर इसके नेम बोला जाए या लिस्ट एंड लिस्ट 5 एंटीबायोटिक्स, बस ऐसा बोला जाए, क्लास नहीं बोला जाए, तो ये वाले नाम लिखना है।
अच्छा, हाउ डू बेटा ब्लॉकर्स इफेक्ट एफिफेरिन? एफिफेरिन किस तरीके से इफेक्ट करता है ये बेटा ब्लॉकर्स? बेटा ये ब्लॉक करते हैं बेटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स को, ये डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को और फोर्स करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, लोअर ब्लड प्रेशर कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं एपिफेरिन का जो इफेक्ट होता है। जो ट्रेबुलिन होती है वो कैसे इफेक्ट करती है भेट में? तो ट्रेबुलिन जो है बेटा 2 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स को एंक्रोटाइज कर देती है, मिमिक करती है एक्शन जो एपिफेरिन का था जो बेटा 2 रिसेप्टर्स को हो रहा था, कॉज करती है ब्रोंकोसाइलेशन और रिलैक्सेशन जीन के जो स्मूथ मसल है उसमें। अच्छा, ये तो शॉर्ट हो गए। अब उसी तरह हमारे पास लॉन्ग है। लॉन्ग में आपके पास आ गया कि ट्रांसलेशन के कंप्लीट प्रोसेस बताओ जैसे। अच्छा, कंप्लीट प्रोसेस में जब सवाल आए ना तो आपके पास दो चॉइस है, या आप उसको बस एक पैराग्राफ में जमगट्ठा बना के लिख दो या आप उसकी प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह बनाओ। जैसे आपने डेफिनेशन दी कि ट्रांसलेशन बेसिकली प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का जो mRNA से होता है रिबोसोम पे। अब उसके पूरे स्टेप्स आप डिस्क्राइब कर लो कि इनिशिएशन है, इनिशिएशन में क्या हो रहा है, इलोंगेशन में क्या हो रहा है, टर्मिनेशन में क्या हो रहा है। इनिशिएशन में छोटे जो स्मॉल रिबोसोम सब यूनिट्स होते हैं वो बाइंड करते हैं mRNA को AUG पे, जहाँ पे स्टार्ट होता है कोडोन जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर इनिशिएटर tRNA जो है तो वो कैरी करता है मेथोप्रीन बाइंड्स को और फिर लार्ज रिबोसोम सब यूनिट्स ज्वाइन हो जाते हैं। इलोंगेशन में tRNA जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स लेके आते हैं कहाँ पे, रिबोसोम्स पे, और पेप्टिड बॉन्ड फॉर्म होती है और फिर जो रिबोसोम है वो मूव अलोंग करता है mRNA पे। टर्मिनेशन, फिर जो एक स्टॉप कोडॉन होता है UAA या UAG या UGA वहां पे रीच करता है, फिर रिलीज फैक्टर होता है वो बाइंड करता है, फिर कंप्लीट हो जाता है पॉलीपेप्टाइड और वो रिलीज होता है और फिर जो रिबोसोम होता है वो डिसएसोसिएट हो जाता है। उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन का अगर पूरा डिटेल मांगी जाए तो वो बेसिकली क्या है, ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट में से आरएनए का सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये डीएनए टेम्पलेट में से होता है जो कि आरएनए पॉलीमर से निकला होता है। अच्छा, स्टेप्स होते हैं इसके भी इनिशिएशन के, आरएनए पॉलीमर्स बाइंड होता है प्रमोटर पे और अनबाइंड हो जाता है डीएनए का। एलिंगोगेशन में जो होता है आरएनए पॉलीमर सिंथेसाइज करता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड को इन द 5 to 3 फॉर्म डायरेक्शन। टर्मिनेशन आरएनए पॉलीमर्स की होती है वो रीच करता है टर्मिनेशन सीक्वेंस को, रिलीज करता है आरएनए ट्रांसफर को। आरएनए प्रोसेसिंग जो यूग्रोट्स में होती है उसमें एडिशन होती है 5 कैप की और रिमूवल होता है इंट्रॉन का, किस तरीके से, स्प्लाइसिंग के थ्रू, और फिर एडिशन 3 पॉली ए टेल की होती है जो फॉर्म करता है एक मैच्योर आरएनए को। उसी तरह आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन के, अच्छा काफी सवाल इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में कंबाइन है तो शायद यहाँ पे रिपीट हो, अगर नहीं हो तो मैंने रिपीट जो थे वो हटा दिए। तो आपने दोनों की नजर से करना है कि जो शॉर्ट है वो लॉन्ग में भी आ सकता है, तो लॉन्ग है वो शॉर्ट में भी आ सकता है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क हो जाएगा उसमें। स्टेप्स लिखने हैं डीएनए की रेप्लिकेशन की। इनिशिएशन जिसमें डीएनए हीलिक्स एक जो होता है वन बाइंड होता है डीएनए डबल हीलिक्स में और फॉर्म होता है रेप्लिकेशन फोर्क में। प्राइमर फॉर्मेशन होती है जिसमें प्राइमर सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर को। इलोंगेशन डीएनए पॉलीमर्स एड्स करता है न्यूक्लियोइड को जो कि 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, लीड करता है स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कंटिन्यूसली हो रहा होता है। जब लेगिंग स्ट्रैंड फॉर्म होता है तो उस प्रकार की फ्रैगमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं। प्राइमर रिमूवर और रिप्लेसमेंट, आरएनए प्राइमर्स जो है वो रिमूव किया जाता है और रिप्लेस कहते हैं डीएनए के साथ। लिटिगेशन जो होती है उसके अंदर डीएनए लिगास ज्वाइन किया जाता है ओकाकाजी फ्रैगमेंट्स में और फिर एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है। टर्मिनेशन होती है कि दो आइडेंटिकल जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और हर एक में कंटेन होना होता है एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहलाती है। सेल साइकिल आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पूरा का पूरा वही है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल में आपको सेल साइकिल आ रहा है तो आपने वो फुल बड़ी बड़ी पैराग्राफ नहीं लिखना जो 10 क्लास की बायोलॉजी की किताब में आपने पढ़ा था। इसके अंदर आपने सिर्फ छोटी छोटी सी डेफिनेशन देखनी है। सेल साइकिल जो सीक्वेंस है इवेंट्स का थ्रू विच अ सेल ग्रोस एंड डिवाइड, यानी सेल कैसे ग्रो होता है, कैसे डिवाइड होता है, किस स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, उन स्टेजेस के बारे में एक एक लाइन लिखनी है, उन स्टेजेस का नाम लिखना है और उनकी एक एक लाइन। जैसे G1 फेज सेल ग्रो करता है और सिंथेसाइज करता है प्रोटीन और ऑर्गेनाइज। S फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज जिसमें सेल प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए बाय प्रोड्यूसिंग नेसेसरी प्रोटीन, जो प्रोटीन की जरूरत होती है उस काम करने के लिए वो प्रोड्यूस करता है। M फेज आता है जिसमें माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस प्रोड्यूस करते हैं दो डॉटर सेल्स। G0 या G0 फेज जो आप बोलना चाहो, रेस्टिंग स्टेज होता है जहाँ पे सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन अभी डिवाइड नहीं होता। अच्छा, दोबारा ये स्टेम सेल वाली चीज आ गई और थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन वगैरह, ये कंबाइन करके भी इस तरीके से इसके सवाल आ सकते हैं जो हमने ऊपर देखे। अगेन ये देखो सेम वही चीज आ गई जो अब हम देखते हुए आ रहे हैं ना, सेम वही बातें वही क्वेश्चन थोड़े दोबारा दोबारा से इसमें आ रहे हैं। जी प्रोटीन और सिंगल पाथवेज वगैरह को थोड़ा और लॉन्गेट करके लिख दिया। अच्छा, ये फाइजोनेस और पैकोजेनेस का भी हमने देख लिया था, बी टेल सी सेल्स ये सारे आ गए। अच्छा, ये सवाल देखो, राइट स्टेप फॉर शीप क्लोनिंग सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। जब आप
किसी भी तरीके से बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं, सेल थ्योरी, सेल बायोलॉजी, कोई भी ऐसी चीज है, तो उसमें आपने क्लोनिंग वगैरह के टॉपिक्स पे भी इवेंचुअली आ जाते हो, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। आप अगर बोलोगे हैंडआउट्स में नहीं है, तो इसके हैंडआउट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसकी बुक है, बुक आप डाउनलोड करो, बुक में सारे टॉपिक्स मौजूद होंगे। आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि सिर्फ लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं करें, आपके पास पीपीटी स्लाइड्स हैं, आप वो देखें, आपके पास जो रिकमेंडेड रीडिंग लिस्ट की बुक्स हैं वो रीड करें। ऑब्वियसली 500-600-700 तक की पेजेस की होती हैं, स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता, लेकिन जो ये सारी चीजें रिकमेंडेड है और बोला जा रहा है ये सब सिलेबस का पार्ट है, तो आपने ये जरूर पढ़नी होती है, या थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया करो। इस वजह से बाज वक्त यहाँ पे मैं हैंडआउट्स में जो आपको टॉपिक्स देती हूँ, आप कहते हो ये तो हमारे लेक्चर में है ही नहीं, ये तो हमारी पीपीटी में है ही नहीं। तो बेटा पीपीटी में तो दो दो लाइनें होती हैं, तो वो तो सारी आपके पास एग्जाम में होंगी ना। आपके पास तो एग्जाम में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, आप बोलते हो कि फिर ये कहाँ से आ रहे हैं, पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल था। इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, साइंस है ये, साइंस में वो इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं होता। अगर आप किताब पढ़ो और उन टॉपिक्स को अच्छे से समझो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। उसी तरह क्लोनिंग का टॉपिक आ गया, स्टेप राइट करो, शीप क्लोनिंग कैसे होती है, स्टोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर बेसिकली कैसे होता है। शीप क्लोनिंग लिखी हुई है, स्टोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर बेसिकली इसमें रिमूव किया जाता है न्यूक्लियस एग सेल से, और फिर रिमूव किया जाता है न्यूक्लियस फ्रॉम डोनर बॉडी जो सोमेटिक सेल है, और इंसर्ट किया जाता है डोनर न्यूक्लियस इलोंगेटेड सेल में, और स्टिमुलेट किया जाता है उस सेल को डिवाइड करने के लिए और एम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए। फिर इम्प्लांट किया जाएगा उस एम्ब्रियो को एक सर्कुलेट मदर में, और क्लोन शीप जेनेटिकली फिर आइडेंटिकल होगी जो डोनर था उससे। अच्छा, आरएनए प्रोसेस किस तरीके से होगा, उसके स्टेप्स राइट करो। आरएनए प्रोसेसिंग कन्वर्ट्स प्री एमआरएनए को मिच्योर एमआरएनए में यूकैरियोटिक सेल्स में। स्टेप उसका होता है कि एडिशन होती है A5 कैप की जो प्रोटेक्ट करता है एमआरएनए को, स्प्लाइसिंग होती है जो कि इंट्रॉन्स और को रिमूव करता है और ज्वाइन कर देता है एक्सॉन्स को। फिर एडिशन होती है 3 पॉली 8 एल की स्टेबिलिटी के लिए, फिर मिच्योर एमआरएनए छोड़ के चला जाता है न्यूक्लियस को ट्रांसलेशन के लिए। अच्छा, इंट्रासेल्युलर रिसेप्शन और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स बेसिकली वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर लोकेटेड होते हैं, जो बाइंड करते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स को, जैसे स्टेरॉइड्स और थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं। इसका मैकेनिज्म ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स डिफ्यूज होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, और ये बाइंड करते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर को। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंटर्स करता है न्यूक्लियस को और वहां पे एक्ट करता है, मतलब वहां पे अपना काम शुरू कर देता है, और फिर वो बाइंड करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाती है और इनहिबिट हो जाती है, नए प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, प्रोड्यूसिंग द सेल्युलर रिस्पॉन्स। या प्रोटीन टारगेटिंग थ्रू सिग्नल रिकॉग्निशन। वही चीज हमने ऊपर पढ़ा था, वो सेम चीज दोबारा से रिपीट हो रही है। मेजर सिग्नलिंग मैकेनिज्म हमारे पास होते हैं ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, जिक्सोट्राइन। ऑटोक्राइन सेल को रिलीज कर देता है एक सिग्नल जो एक्ट करता है सेम सेल के ऊपर। पैराक्राइन जो है सिग्नल एक्ट करता है नियर बाय सेल पे। एंडोक्राइन जो है हार्मोन ट्रेवल कर रहे होते हैं ब्लड स्ट्रीम से और एक्ट करते हैं डिस्टेंट टारगेट सेल पे। जुक्सोट्राइन जो होता है रिक्वायर करता है डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट मेम्ब्रेन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के थ्रू। रोल ऑफ बोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजेन इन कैंसर। ऑन्कोजेंस जो होते हैं वो म्यूटेटेड या ओवरएक्टिव प्रोटो ऑन्कोजेंस होती हैं जो कि प्रमोट करते हैं अनकंट्रोल सेल को। रोल उसका कैंसर में ये होता है कि कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन मिल रहा होता है कि सेल डिवीजन हो, सेल डिवीजन हो, सेल डिवीजन। ये प्रिवेंट करता है कि नॉर्मल रेगुलेशन जो है हमारी सेल साइकिल की वो नहीं है। इनहिबिट करता है एपोप्टोसिस को जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है। प्रमोट करता है कि ट्यूमर फॉर्मेशन और ग्रोथ। एग्जांपल इंक्लूड इसमें होता है RAS, MAY या HER2 ऑन्कोजेन्स। ये सारी जीन्स होती हैं जो कि बेसिकली कैंसर प्रमोट कर रही होती है, आपकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स बनते चले जाता है। और फैक्ट्री सिग्नल मैकेनिज्म भी हमने ऊपर देख लिया था, वही वाली चीज है। स्ट्रक्चर और फंक्शन लार्ज रिबोसोम सब यूनिट्स का रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसलेशन के दौरान। कॉम्पोजिशन इसका RNA और रिबोसोम प्रोटीन्स होते हैं। ये A एमिसोल कंटेन करता है, P पेप्टाइड कंटेन करता है, E एक्सोड कंटेन करता है। साइट्स जो tRNA बाइंडिंग के लिए जरूरी होती है। फंक्शन छोटी जो रिबोसोम गिफ्ट यूनिट्स होते हैं उसको ज्वाइन करना ट्रांसलेशन के दौरान कैटलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को, होल्ड करता है tRNA को करेक्ट पोजीशन और रिलीज करता है कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड ट्रांसलेशन के एंड में। रोल ऑफ रेगुलेटरी जीन्स इन जीन एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली कंट्रोल करना है जीन एक्सप्रेशन के, क्या है प्रमोटर, वो वही चीज आ गई, ठीक है। अब ये कुछ सवाल हैं, आप अगर इनको अच्छे से कर लो और यही टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लो तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। बाकी आप पीपीटी स्लाइड्स देखो, LMS पे लेक्चर्स हैं वो रिव्यू करो, और इसके हैंडआउट्स भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं जो हम बनाते हैं, हम जो स्टडी नोट्स बनाते हैं, तो वो भी मैं आजकल में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। फोल्डर की पूरी लिंक होगी, उसके अंदर ये सारा मौजूद होगा। और ये MCQs यहाँ पे सारे के सारे हैं, आप आराम से बैठ के इसको याद करो। 33 तो MCQs हैं, 33 मार्क्स आपको MCQs से मिल जाएंगे डेफिनेटली इसमें से पूरा आपका MCQs तो लाजमी आपका इसी में से आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको 80 से 60% गारंटी दे रही हूँ, उसी सवाल में से आपके ये रिपीट हो जाएंगे,
वर्डिंग थोड़ी चेंज हो सकती है लेकिन टॉपिक्स यही रहेंगे आपके।